अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 17 दिसंबर को इमरान खान ने 3 बड़े इकदाम का ऐलान किया था और वो तीनों ही इकदाम अब तक नहीं हो सके हैं। ना पंजाब असेंबली तहलील हुई, ना खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ी जा सकी और ना ही कौमी असेंबली से PTI के इस्तीफों का अमल मुकम्मल हो सका। ताहम आज पंजाब के सियासी और आइनी बहरान का एक आर्जी हल निकल आया है। लाहौर हाई कोर्ट से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को आर्जी रिलीफ मिल गया है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही बहाल हो गए, मगर गवर्नर का नोटिफिकेशन मनसूख नहीं, सिर्फ मुअत्तल हुआ है और सूबाई असेंबली की तहलील का रास्ता भी रुक गया है। इमरान खान ने आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ तहलील करने का ऐलान कर रखा था, मगर आज खुद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अदालत को लिख कर दे दिया है कि वो अगली समाअत यानी 11 जनवरी तक असेंबली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को नहीं भेजेंगे। तहरीक इंसाफ गवर्नर का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिलवाकर असेंबली तहलील करवाना चाहती थी, मगर परवेज़ इलाही ने अपने लिए उबूरी रिलीफ मांगा और बाकी मामला अदालत पर छोड़ दिया। यानी फिलहाल ना तो तहरीक इंसाफ का असेंबलियाँ तहलील करने का दावा पूरा होता नजर आ रहा है और ना ही नून लीग का अपना वज़ीर आला पंजाब बनाने का दावा पूरा होता नजर आ रहा है। आज लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई और आज की समाअत में परवेज़ इलाही के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि आइन के तहत गवर्नर इजलास बुलाने का कह सकता है, रूल्स के तहत स्पीकर इजलास की तारीख देता है। वजीर आला ने सिर्फ आकर एतमाद का वोट लेना है, वजीर आला ने हवा में एतमाद का वोट नहीं लेना होता। गवर्नर ये नहीं कह सकता कि वजीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया, जब इजलास ही नहीं हुआ तो वोट कहाँ से लेना था। इजलास बुलाने पर गवर्नर और स्पीकर का इख्तलाफ चल रहा है। गवर्नर ये कैसे कह सकते हैं कि वजीर आला ने एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया। गवर्नर ने असेंबली की मार्च तक तहलील ना करने के बयान का हवाला दिया। गवर्नर ने परवेज़ इलाही के वो बयान नहीं देखे जिनमें इमरान खान के साथ खड़े रहने का कहा है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क दिए कि अभी तो एतमाद के वोट पर वोटिंग ही नहीं हुई, अगर आपके पास अक्सरियत है तो कोई मसला नहीं है, वोटिंग की तारीख दी जा सकती है। तो बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से इस्तदा की कि हम तो अभी ओहदे से हटाए जाने के नोटिफिकेशन की मुअत्तली चाहते हैं। गवर्नर ने नतीजा निकाला कि परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया। गवर्नर ने कैसे यह नतीजा अखज़ किया? गवर्नर का इकदाम उनके हल्फ की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क दिए कि अगर काबीना ही नहीं रही तो फिर मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस के तहत हुकूमत भी नहीं है। अगर हम अभी वज़ीर आला को बहाल कर दें तो क्या आप असेंबली तोड़ देंगे? ये मामला तो मंजूर भट्टू केस में भी आया था। क्या आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि असेंबली नहीं टूटेगी? बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद आने के बाद असेंबली नहीं टूट सकती। इस पर अदालत ने कहा कि अदम एतमाद तो वापस हो चुकी है, अगर आप असेंबली तोड़ देंगे तो फिर ये पटिशन गैर मौसर हो जाएगी और नया क्राइसिस पैदा हो जाएगा। हम 10 मिनट का वक्त दे रहे हैं, आप अपने मौकिल से हिदायत लेकर आए। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत में कुछ देर का वक्फा कर दिया और वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अभी अंडरटेकिंग देने के लिए वक्त दरकार है। अदालत वज़ीर आला को बहाल करके खुद असेंबली तहलील ना करने का हुक्म दे सकती है। ताहम अदालत ने कहा कि ऐसे तो अदालत उबूरी रिलीफ नहीं दे सकेगी। जस्टिस आसिम हफीज़ ने रिमार्क दिए कि हम वज़ीर आला का असेंबली तहलील करने का आईनी इख्तियार कैसे रोक सकते हैं? हम आपको हिदायत लेने के लिए मज़ीद 1 घंटे का वक्त दे देते हैं। इसके बाद केस की समाअत में 1 घंटे का वक्फा किया गया और इस दौरान मोनिस इलाही जमान पार्क पहुँच गए और इमरान खान से असेंबलियाँ तोड़ने से मुताल्लिक मशवरा किया और फिर पंजाब असेंबली पहुँचकर चौधरी परवेज़ इलाही से मुशावरत की और लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा समाअत शुरू हुई तो परवेज़ इलाही की जानिब से बहाल किए जाने पर असेंबली ना तोड़ने की यकीन दहानी करा दी गई। अली जफर ने परवेज़ इलाही की अंडरटेकिंग पढ़कर सुनाई जिसमें कहा गया कि अगर वजारत आला पर बहाल किया गया तो असेंबली तोड़ने की एडवाइस नहीं दूंगा। इस दौरान गवर्नर पंजाब के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले लें, हम अपना नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं, या अगले पीर को एतमाद का वोट ले लें या 7 दिन तक एतमाद का वोट ले लें। इसके बाद अदालत ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के ओहदे पर बहाल करते हुए पंजाब काबीना को भी बहाल कर दिया और तमाम फरीक़ैन को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि परवेज़ इलाही की असेंबली तहलील ना करने की यकीन दहानी पर गवर्नर के 19 और 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जाते हैं। गवर्नर के नोटिफिकेशन 11 जनवरी तक मुअत्तल रहेंगे। इस दौरान अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेना चाहें तो अदालत का ये हुक्म उन्हें नहीं रोकेगा। अदालती हुक्म पर रद्द-ए-अमल देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत के कहने पर जो अंडरटेकिंग दी गई PTI इससे इत्तफाक नहीं करती। हो सकता है कि हम अगली तारीख से पहले ही गवर्नर का शौक पूरा कर दें। चीफ सेक्रेटरी साहब बेचारे जिस तरीके से उनसे साइन कराए गए उनको उनके ऑफिस में कहा जा रहा है कि बंद ही कर दिया गया। जो सूबे का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है उसके साथ ये सलूक किसने किया? चीफ सेक्रेटरी साहब को
उम्मीद है कि वो आएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने उन्हें मजबूर किया कि वो ये नोटिफिकेशन जारी करें कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहे। पीटीआई इससे एग्री नहीं करती, लेकिन अदालत ने चूँकि कहा कि नहीं आप ये अंडरटेकिंग दे दें, तो हमने एक तारीख के लिए इससे आगे की नहीं है। असम्बलियाँ बाहर हाल डिसॉल्व होनी है। हम पहले ही तैयार हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। सिर्फ हमने ये कहा था कि इतना मौका हो कि जो हमारे MPAs मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाएं, और हमें उम्मीद ये है कि हम अगली तारीख से पहले ही शायद अपने मेंबर्स पूरे करके तो हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो शौक है गवर्नर का, ये भी पूरा कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने फैसले के बाद ट्विटर पर लिखा कि पंजाब के अवाम को मुबारक हो कि आज अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई है। इम्पोर्टेड हुकूमत के सिलेक्टेड गवर्नर ने आर्टिकल 58(2)B बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका रास्ता रोक दिया गया है। असेंबलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है। हम इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम के कटहरे में पेश करेंगे और हतमी फैसला अवाम का होगा। आज पंजाब असेंबली में गवर्नर पंजाब के इक़दाम को गैर आईनी करार देते हुए गवर्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। पंजाब असेंबली के इजलास में 264 अरकान असेंबली मौजूद थे। ऐवान में PTI और काफली के 149 अरकान असेंबली थे, जबकि नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 115 अरकान मौजूद थे। इसके अलावा आज चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ और काफली की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास भी हुआ, जिसमें ज़राए के मुताबिक 174 अरकान शरीक हुए, जिनमें तहरीक इंसाफ के 164 और काफली के 10 अरकान थे। कानूनी जंग के साथ साथ सियासी मुलाकातें भी जारी हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह जाकर उनसे मुलाकात की है। सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान साहब मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले काफली के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तहरीक इंसाफ चाहती थी कि असेंबलियाँ तहलील हो जाएँ, नून लीग चाहती थी कि उनका वज़ीर आला लग जाए, परवेज़ इलाही साहब चाहते थे वो वज़ीर आला भी रहें और असेंबलियाँ तहलील ना हो। आज के फैसले के बाद खुश तो बहुत होंगे चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है, बात असूली मौक़िफ़ की है। असूली तौर पे ये बात बिल्कुल गलत थी कि 2 इजलास जारी हैं। एक इजलास गवर्नर ने पहले बुलाया जिसके अंदर हमजा शरीफ को मुंतखब कराया, आज तक उसको प्रोरोग नहीं किया। वो इजलास जारी है, और उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास बुलाया और वो पिछले कई माह से चल रहा है। उनके होते हुए एक तीसरा इजलास बुलाना, और वो भी जो है वो गैर आइनी तौर पे बुलाना, असल बात जो है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है। असल मसला तो है गवर्नर ने जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को चौधरी परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई किया और उसका नोटिफिकेशन जारी किया, वो गैर आइनी है। उसके मुतल्लिक बात अदालत में भी हुई और उसके मतलब यही हमारा मौक़िफ़ था। और यही ज़ाहिर है इसके लिए अदालत ने 11 तक का कामिल अली साहब टाइम दिया है, मगर अब तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि एतमाद का वोट उससे पहले ही हो सकता है। आज भी जो इजलास हुआ उसमें आप लोगों के तो 10 अरकान मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के पूरे नहीं हैं। अब हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि नहीं ले सकते एतमाद का वोट। आप ले लेंगे एतमाद का वोट 11 जनवरी से पहले? देखें शाहजेब, ये जो बार बार मुमताज़ भुट्टो वाला केस की बात सामने आती है, उसमें भी यही मसला था कि अदालत ने खुद कहा कि अगर एतमाद का वोट लेना हो तो उस सूरत में कम से कम 10 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए, ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके कि वो जहाँ कहीं भी हों वो असम्बली में पहुँच सकें और अपनी राय का इज़हार कर सकें। तो ये जो टाइम मिला है इसके अंदर इंशाअल्लाह बंदे पूरे हो जाएंगे। कुछ लोग बैरून मुल्क हैं और हमेशा होते हैं, कोई उम्रे पे जाता है, कोई किसी की मजबूरी होती है, किसी की कोई दोस्त, यानी जो आप मजदूर भट्टू केस का हवाला दे रहे हैं और हुकूमत भी कह रही है कि मुमकिन तौर पर अदालत एतमाद का वोट लेने का कहेगी, आप कह रहे हैं 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लिया जाएगा, 11 जनवरी की नौबत नहीं आएगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि उससे पहले ले लिया जाए। और उसके बाद क्योंकि अदालत को अंडरटेकिंग अगली समात तक की है, उसके बाद असेंबलियाँ तहलील भी कर देंगे। ये तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज भी अपनी ट्वीट में कह दिया है कि हम जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। इमरान खान की हदायत के मुताबिक असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। तो जब एतमाद का वोट हो जाएगा तो उसके बाद तो कोई, मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं है कि हम अपने अलाई और अपनी जो इत्तेहादी जमात है उसके सरबराह की हदायत को
फॉलो ना करें। और ज़ाहिर है परवेज लाई साहब, परवेज लाई साहब साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान कहेंगे मैं वही करूंगा, मगर वो ये भी कह चुके हैं कि मार्च तक कम से कम ऐसे ही चलेगा। तो एक है कि उनका ये कहना कि वो जो इमरान खान कहेंगे मैं वही करूंगा, दूसरा प्रैक्टिकली आपको लग रहा है कि असेंबलियां तहलील होंगी, अब आपको लग रहा है कि मामला चलेगा ऐसे ही, ये नहीं होंगी असेंबलियां तहलील? देखें, जो अल्लाह के हाथ में है वो तो ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूं, लेकिन जब दोनों जमातों की नीयतें साफ़ हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई कंट्रावर्सी नहीं है, हमारे दरमियान में कोई कंट्रावर्सी नहीं है। लेकिन हमारी ख्वाहिश ज़रूर थी, चौधरी परवेज़ इलाही की भी ख्वाहिश थी और मेंबरान असम्बली की भी ख्वाहिश थी। बेशुमार लोग जो थे इस बात पे कायल करने की कोशिश करते थे कि मार्च तक कम से कम असम्बलियाँ जो है ना तोड़ी जाएँ, क्योंकि उनके डेवलपमेंट के पिछले 4 साल तो सूबे में अपना जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, मेंबरान असम्बली हैं, उनको फंड्स ही नहीं मिले और उनके डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उनका ऑन ग्राउंड कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब चूँकि अमल दरामद शुरू हुआ है और वैसे भी सूबे के अंदर बहुत सारी स्कीमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने वीएन के मुताबिक हमेशा की तरह नई वजह कर दी हैं, तो उनके नतायज देखने भी जरूरी थे और अगर वो हो जाता तो मेरे ख्याल में अच्छी बात थी। लेकिन मुझे अगर उसमें इख्तलाफ कोई नहीं है। एक और बात बताइएगा कि ये चीफ सेक्रेटरी का क्या मामला है? तहरीक इंसाफ इल्जाम लगा रही है, नामालूम अफराद का भी कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को कोई कमरे में बंद किया, उनसे साइन नहीं करना चाह रहे थे, साइन कराए गए अपने वज़ीर आला को डीनोटिफाई करने के लिए। क्या वज़ीर आला का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? चीफ सेक्रेटरी साहब की जो शाम तक कल रात तक जो राय थी वो यही थी कि ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी होगा और गैर आईनी होगा। उसके बाद पता नहीं खुदा जानता है क्या दबाव आया है, कोई दबाव तो ज़रूर आया है। ये ज़बान ज़द-ए-आम भी है, लाहौर में हर ख़ास व आम ये बात कर रहा है कि कोई दबाव आया है जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी साहब ने आनन फानन वो उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। बहुत शुक्रिया, जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया कामिल लगा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं। मलिक अहमद खान साहब, वो कौन था जिसने चीफ सेक्रेटरी पर दबाव डाला, कहने जी ऑफिस में बंद कर दिया, पूरे सूबे का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है, उसके साथ ऐसा सलूक किया, तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है, ये किससे कराया आपने ये सारा काम? जी शाहज़ साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, वो तो आईने पाकिस्तान था, वो तो गवर्नर का हुक्म था और चीफ सेक्रेटरी अगर आइन के ऊपर अमल ना करें और गवर्नर के एक आइनी हुक्म के ऊपर अमल ना करें तो क्या वो जो अभी फवाद कह रहे थे उनकी उस ख्वाहिश के मुताबिक काम करें जैसे फवाद चाहते हैं? और वैसे भी नॉर्मली फवाद तो सारा दिन में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा, लेकिन देखिए मसला क्या है। मसला यहाँ ये है कि गवर्नर का हुक्म था कि चीफ मिनिस्टर स्टैंड्स डी नोटिफाइड। किस बात पर? कि उन्होंने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 और जो पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, रूल्स 22 में उसका पूरा तरीकाकार के 130 का सब आर्टिकल 7 उसका प्रोसीजर क्या होगा और अगर उसके मुताबिक वो प्रोसीडिंग्स नहीं की जाती तो उसका कॉन्सिक्वेंस उसमें दिया हुआ है। तो गवर्नर साहब एक्टेड एग्जैक्टली अंडर आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 एंड रूल 22 जिसमें प्रोसीजर दिया गया। अब इसमें इशू ये हो गया ना कि अदालत ने अभी तो ज़ाहिर सस्पेंड किया है, ये नहीं कहा कि गवर्नर ने कोई गैर आईनी काम किया, मगर अब उसमें मसला है कि 11 जनवरी तक का टाइम है उनके पास और अदालत ने कहा है कि अगर वो लेना चाहे एतमाद का वोट ले लें। गवर्नर ने टाइम नहीं दिया था उनको, अब उनको टाइम मिल गया और वो पहले भी कह रहे हैं कि जी हम ले लेंगे एतमाद का वोट, तो वो ले लेंगे एतमाद का वोट। तो आपकी इस मूव का एग्जैक्टली थोड़ा टाइम गेन करने के अलावा क्या फ़ायदा हुआ आपको? जी देखिए, हमारी तो एक बड़ी क्लियर पोजीशन है शाहज़ेब साहब। हम तो कहते हैं कि असेंबलीज डिसॉल्व ना हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही अक्सरियत नहीं रखते। अक्सरियत रखने के लिए डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ती है। व्हाट कुड बी अ बेटर डे देन टुडे कि आज जब वो इधर या अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी में या असेंबली के फ्लोर पे फ्लोर टेस्ट को किसी और तरीके से भी क्रॉस कर सकते थे। आज वो अगर 186 डिमॉन्स्ट्रेट कर देते, अपनी पूरी हुकूमती सूबाई पंजाब की हुकूमत की मशीनरी और पूरी कोशिश के बावजूद वो 169 के नंबर से ऊपर नहीं जा सके। ये एग्जैक्ट नंबर है कि 169 उनके पास टोटल पूरे इकट्ठे हुए और पूरे उसमें काफ लीग के लोग भी और उसमें पीटीआई के लोग भी। कह रहे हैं कुछ लोग बाहर हैं, वो वापस आ जाएंगे और एतमाद का वोट ले लेंगे और 11 से पहले ले लेंगे।
और फिर असेंबलियां तहलील होंगी वो वो सब उनका नंबर 3 या 4 है, अगर वो आ भी जाए तो ये 173 बनते हैं, इससे ऊपर नहीं होते। तो आपको 186 दरकार है। तो आपको एतमाद है कि ये एतमाद का वोट 11 जनवरी तक भी नहीं लेंगे? एब्सोल्युटली नहीं ले सकते। देखिए मैं इसकी वजह के इसके दो पहलू हैं। इस पूरे मसले का एक सियासी पहलू है और एक इसका कानूनी और आईनी पहलू है। अब जो सियासी पहलू है वो क्या है कि इमरान ये चाहते हैं कि मैं असेंबलीज डिसॉल्व करूं। वो किस लिए ये डिसोल्यूशन मांग रहे हैं कि उनको पता है कि इस वक्त उनकी एक फॉल्स एक बिल्कुल एक एक्सेंचुएटेड साइड पे उन्होंने एक झूठा बयानिया, चाहे वो साइफर का बयानिया था, चाहे वो एब्सोल्युटली नॉट का था, चाहे वो अमेरिका के सामने तन के खड़े होने का बयानिया था, चाहे वो गैर मुल्की साजिश का बयानिया था, चाहे वो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक झूठा आपको पता है, मुझे पता है, इनकी अपनी क्रिएशन जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्टेड परवरदा थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एवरीबडी नोज़ दैट। ज़ुबान ज़द-ए-आम है, पूरे मुल्क में पता है। इतने एविडेंसेस हैं कि मैं आपके शो का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, और कॉन्क्रीट एविडेंसेस। अब इसके साथ सर जब अगर आप एक ऐसी पोजीशन लें कि जब वो इस्टेब्लिशमेंट आपकी गवर्नमेंट बनाने के लिए जो उसके ऊपर सारी वो सिलेक्टेड इलेक्टेड की सारी कैंपेन जो थी, और उसके बाद आगे जैसा वो तो अभी भी इशारा कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को कल किसी तरीके से मैनेज किया गया है, वो अभी भी उस तरीके की इशारा कर रहे हैं। मगर मुझे ये वाला मामला एड्रेस कर दें। आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं एतमाद का वोट लेंगे। अगर ले लिया तो फिर आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि फिर असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं, या फिर आप अदम एतमाद एक दफ़ा फिर ले आएंगे, फिर कोई 10-12 दिन गेन करने की कोशिश करेंगे और इसी में टाइम निकालने की कोशिश करेंगे? नहीं शायद साहब, देखिए अगर तो वो अब देखिए ना पोजीशन आ गई कि हाई कोर्ट ने ये बात भी साथ कही कि उनको एतमाद का वोट लेना है, और साथ ये भी कहा कि उस वक्त तक जब तक कि ये एतमाद का वोट नहीं लेते तब तक असेंबलीज़ को तहलील नहीं करेंगे। अब इस सूरत में तो पहले एतमाद का वोट, क्योंकि गवर्नर ने भी जो प्रेफरेंस कि उन्होंने पहले एतमाद के वोट का कहा, और हमारी तहरीक अदम एतमाद जो बाद में थी वो इनफ्रक्चुअस हो गई जब वो डी नोटिफाई हुए, हमने उस पर उसको विड्रॉ कर लिया। तो सीक्वेंस ऑफ थिंग्स है ना, ये जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के अंदर मौजूद है या प्रोसीजर के अंदर मौजूद है, उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये दबाव वाली बात जो कह रहे हैं कि किसी ने कहा, ये मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ, बिकॉज दैट बीन इसकी मैं आपके सामने बात ये रख रहा हूँ कि ये दबाव जब इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फैसला है तो ये दबाव के झूठे बयानिए तरतीब देते हैं। अब जब इनकी कोई सपोर्ट ना करे तो वो सिपा सलार गद्दार भी हो जाए। अगर इनको वो एनआरओज़ दिलाएं, जब वो इनके सुप्रीम कोर्ट में नाअहली के केस में जिसमें सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए थे, एनआरओ एक ही है। ये मैं आपके शो में बिल्कुल पूरे मगर कोई सिपह सालार से भी तो पूछे ना कि सिपह सालार का ये काम था, आज जो उनको सुननी पड़ रही है, ये काम जो उन्होंने किया उस पर वो शर्मिंदा हैं, उनका भी कोई एहतसाब करेगा जो कर गए सिपह सालार साहब, जिसके लिए आज इमरान खान साहब उन्हें बता रहे हैं। देखिए बात ये शाहजेब साहब कि एक आदमी जो इतना मोहसिन कुश हो, एक आदमी जिसके आपका जो आप बात कह रहे हैं उसको आपका देखने का एक ज़ाविया आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो इमरान खान की एक पब्लिक पोजीशन है ना, वो खड़े हैं एक सियासी बयानिए पे खड़े हैं। अब सियासी बयानिया ये नहीं हो सकता कि जब आपको सूट करता हो और आप उसके ऊपर आके उसकी दूसरों को गद्दारी के फतवे बांटे, अगर कोई अपनी सियासी बात भी कर रहा हो किसी पर तनकीद करते हुए, और जब आपको सूट ना कर रहा हो तो आप उसके लिए कोई भी लिमिट क्रॉस करके चले जाएं। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। आज किसकी फतह हुई है, किसके लिए मसला क्रिएट हुआ है, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सदर पिल्डैट, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मुनीफ फारूक साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब, जो कह रही है तहरीक इंसाफ भी कि जी हम 11 तारीख से पहले ही एतमाद का वोट करा लेंगे, उसके बाद अदालती समाअत होगी और असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, तो ऐसे ही होने जा रहा है या कहीं ना कहीं अब ये मामला टल ही गया है आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि आज आप पूछ रहे थे किसकी फतह हुई है, किसकी शिकस्त हुई है, तो मेरा ख्याल आज जो कुछ हुआ है उसमें सबको कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने के लिए मिल गया है। परवेज़ इलाही साहब तो यकीनन उनको बहुत कुछ सेलिब्रेट करने को मिल गया है। नोटिफिकेशन जो है वो सस्पेंड हो गया है और वो बाइख्तियार वज़ीर आला है, और सिवाय एक इख्तियार के बाकी सब इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं, और उनकी डिसोल्यूशन ऑफ द असम्बली वो भी टल गई है। तो PMLN जिसने ये सारा खेल इसलिए रचाया था कि वो असम्बली की डिसोल्यूशन नहीं चाहती थी, तो चूंकि डिसोल्यूशन जो है आगे बढ़ गई है लिहाजा वो भी सेलिब्रेट कर सकते हैं।
और पीटीआई भी कह सकती है कि साहब देखिए नोटिफिकेशन गवर्नर का वो सस्पेंड हो गया, तो वो भी खुश हो सकते हैं। लेकिन हकीकतन अगर किसी को कुछ नुकसान पहुंचा है तो वो इमरान खान साहब के इस बयानियों को था, जिसके तहत आज उन्हें असेंबली रिजॉल्व करनी थी, वो पोस्टपोन हो गया है और इतना डेफर हो गया है कि अब वो गालिबन दरमियान में रमज़ान आ जाएगा। इससे पहले कि ये सारे मराहल से निकल के वो अगर इस मकाम तक पहुंच भी जाएं कि असेंबली डिसॉल्व कर सकें, तो फिर वो मौका नहीं होगा, रमज़ान आ जाएगा और रमज़ान के बाद फिर वो अर्ली इलेक्शन की जो कहानी है वो अपना असर खो देगी। फिर तो बेहतर है कि फिर वो शेड्यूल पे इलेक्शन हो। तो मेरे ख्याल में ये, मुझे तो लगता है कि मामला टल ही गया है, क्योंकि इसमें तमाम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि टल जाए, तो वो टल ही गया है किसी हद तक। मुनीर फारूक, आप भी ऐसे ही देख रहे हैं कि मामला असेंबलियों की तहलील का टल गया, इलेक्शन अब जब भी होंगे पूरे मुल्क में एक साथ ही होंगे, या अभी भी खतरा बरकरार है? क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम 11 तारीख से पहले ही एतमाद का वोट करा लेंगे और फिर जब अदालती फैसला आएगा असेंबलियां तहलील कर देंगे। देखिए शाहजेब साहब, अगर आप अदालती जो आज फैसला है उसका वो शॉर्ट ऑर्डर देखिए, उसका ऑपरेटिव पार्ट, तो अगर तो तहरीक इंसाफ ने एतमाद का वोट ले ही लेना था तो उनको चाहिए था कि अगर गवर्नर ने उन्हें वक्त दिया था 21 दिसंबर का, तो उस दिन बड़ा आसान था कि गवर्नर साहब को लिखा जाता चीफ मिनिस्टर की जानिब से कि जी आप हमें मुनासिब वक्त दीजिए, अदालती फैसलों की नज़ीर है, और गो के अदालत ने उस बात को इतनी लिफ्ट नहीं करवाई, लेकिन चलें आप हमें मुनासिब वक्त दीजिए और किसी नए वक्त का तयन कीजिए, हम एतमाद का वोट ले लेते हैं। मसला ये था, ये तो अब वो गोगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। ये एतमाद का वोट तो लेना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त, और जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब को उन्होंने आगे रखा हुआ था। अब मसला ये है कि अदालत ने गवर्नर का हुक्म, सस्पेंशन और अबेयंस के अंदर भी फर्क है। अबेयंस ये है कि उसका सिर्फ ऑपरेशन अभी तक रोका है, ना ही उसको तल्फ किया है, ना ही उसे कोई उस पर कोई उज़र लगाकर उसे सस्पेंड किया है, उसका ऑपरेशन रोका है और ये एक खास तारीख तक रोका गया है। इमरान खान साहब की जमात ने गुज़िश्ता रोज उनकी जानिब से, उनके करीबी जो रुफ़का हैं उनकी जानिब से कहा गया कि गवर्नर के पास तो इख्तियार नहीं थी, वो सेशन जो है वो चल रहा था, कैसे बुला सकते हैं, ये तो स्पीकर का फैसला है। क्या अदालत ने आज ऐसे किसी आर्गूमेंट को कोई एंटरटेनमेंट दी, कोई एंटरटेन किया? जवाब नफी में आता है, इसलिए क्योंकि वो बात सिरे से बहुत बेतुकी थी। गवर्नर के पास इख्तियार था, गवर्नर ने एक्सरसाइज किया, हाँ वो थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन इमरान खान साहब जरूर चाहेंगे। लेकिन जिस तरह अभी अहमद बिलाल महबूब साहब ने पॉइंट आउट किया, अब शायद मामला खटाई में पड़ गया है। बहरहाल इमरान खान साहब आज की तमाम कार्रवाई के नेट लूजर हैं। तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो पिटा है, वो जो कह रहे थे कि हमने असेंबली तहलील करनी है, ऐसा तो अब कुछ नहीं होने जा रहा। और जो सोच थी कि नहीं जी स्पीकर के पास इख्तियार है, गवर्नर के पास तो है ही नहीं, वो सोच आज बहुत बुरी तरीके से पिटी है और अदालत ने वक्त दिया है अब जो अहम कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए कि वो आप 12 तारीख को आए तो हम सबको सुन। तो फिर अहमद बिलाल महबूब साहब, उस सूरत में ज़ाहिर नून लीग की तो तवक्कात आगे चली गई थी इस पूरे प्रोसेस में कि हम अपना वज़ीर आला पंजाब लगाने लगे हैं, तो अल्टीमेट विनर फिर परवेज इलाही साहब ही हैं, जो कह ही रहे थे कि मैं तो नहीं चाहता असेंबलियाँ तहलील हों, कि असेंबलियाँ तहलील नहीं होंगी और वही वज़ीर आला रहेंगे। ना तो इमरान खान का मकसद हासिल होगा, ना ही नून लीग जो बहुत आगे जाके सोच रही थी अपना वज़ीर आला लगा लें, ना उनको ये मकसद वो हासिल कर पाएंगे। जी बिल्कुल, ये बात फिलहाल तो ऐसे ही लगता है, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि एतमाद का वोट उन्हें बहरहाल लेना पड़ेगा। वो डेफर हुआ है, वो मामला ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि एक बार गवर्नर ने अगर कह दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कह सकते हैं ना कि वक्त हमें काफ़ी नहीं दिया गया, या इस सेशन के दौरान हमें नहीं कहना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उन्हें एतमाद का वोट अब लेना पड़ेगा जब उन्हें कह दिया गया है। तो जब भी वो एतमाद का वोट लेंगे तो अगर तो वो 186 लोग प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ठीक है, उनका हक है, वो चलते रहें। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है वो वज़ीर आला नहीं रह सकेंगे। उस वक्त अब PMLN की उम्मीदें शायद एक बार फिर लहलहा उठें और वो दोबारा कोशिश करें, क्योंकि उस सूरत में उनका ख्याल ये है कि इलेक्शन अगर होंगे तो पहले अगर राउंड में वो 186 ना भी सिक्योर कर सके तो दूसरे राउंड में वो सिटिंग एंड वोटिंग जो लोग होंगे उनके वोट में से मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे। तो ये अभी सिलसिला मेरा ख्याल चलेगा। चीफ मिनिस्टर की हद तक जो उम्मीदें हैं वो दोनों तरफ बरकरार हैं। आपको लगता है मुनीब, के हालांकि बार बार दावा कर रही है और ये तहरीक इंसाफ ने आज भी कहा कि जी हमें टाइम चाहिए था, टाइम दे दें, हम करा देंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, कोई मसला ही नहीं है। काफ लीग भी कह रही है हमारे भी बंदे पूरे हैं, PTI भी कह रही है पूरे हैं, 187 लोग हैं, क्या कोई मसला है ऐसा जिसकी वजह से अभी भी परवेज इलाही साहब खतरे में पड़ सकते हैं अगर इवेंचुअली उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना ही है?
देखिए, परवेज इलाही साहब को इस मामले पर तो जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, यानी असेंबली तहलील करनी है, उससे पहले एतमाद का वोट लेना है। मेरे नजदीक इस मुद्दे के ऊपर और इस चीज को जहन में रखते हुए कि परवेज इलाही साहब को मजबूर किया जा रहा है कि असेंबली तोड़ें और उससे पहले वो एतमाद का वोट लेंगे। एतमाद का वोट मेरे नजदीक मुश्किल होगा परवेज इलाही साहब के लिए लेना, क्योंकि वो मसला उनकी जात का नहीं है, मसला एक कॉन्सिक्वेंस का है जो कि सामने आएगा अगर एतमाद का वोट ले लिया गया तो। अदालत ने जो आज असेंबली तहलील न करने की अंडरटेकिंग ली है शाहजेब साहब, उसका बराह रास्त जिक्र उस पूरे कार्रवाई के अंदर नहीं था। वो क्यों ली गई, इसके ऊपर आपको, मुझे, हम सबको सोचने की जरूरत है कि जो इंटेंट होता है किसी भी असेंबली के इलेक्ट होने का, उसकी मुद्दत पूरी करने का, वो उसके पीछे कोई ना कोई एक पूरी मैकेनिज्म छुपा होता है, एक पूरी रीजनिंग छुपी होती है। अगर उसको तोड़ने के इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया था और सिटिंग वजीर आला कह रहे हैं कि 99% लोग नहीं तोड़ना चाहते, तो इसका मतलब है वजीर आला समेत और बहुत से मेंबरान ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि असेंबली टूटे। लिहाजा मुझे लगता है इस मुद्दे पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना बड़ा मुश्किल होगा चीफ मिनिस्टर के लिए। बहुत शुक्रिया, उसको आपने सुनी। परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल हो गए हैं। जो गवर्नर का हुक्मनामा था वो मुअत्तल कर दिया गया है। 11 जनवरी तक वो असेंबलियाँ तहलील कर नहीं सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि वो उससे पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। हमारे साथ स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तेन खान साहब मौजूद हैं। सिप्तेन खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। क्या अब आपकी हिकमत अमली है 11 जनवरी तक क्या एतमाद का वोट लेने के लिए आगे बढ़ेंगे? देखिए ना, एक तो जो आज हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वो हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद हो गई है, क्योंकि मैं पहले दिन से, मुझे एक एम्बिग्विटी थी कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो आर्टिकल 130 है और उसकी क्लॉज 7 है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर शैल, गवर्नर नॉट मे, गवर्नर शैल समन अ सेशन फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो शैल का मतलब समन का सेशन तो यही हो गया ना कि फ्रेश सेशन। लेकिन इन बातों को छोड़ दें, ये बातें पीछे हो गई। अब आ जाए हाई कोर्ट के डिसीजन के तहत। अब उन्होंने डेट दी है 11 जनवरी और इन्होंने लिख के दिया है कि 11 जनवरी तक इंशाल्लाह हम असेंबलीज डिसॉल्व नहीं करेंगे। अब ये हमारा डिसीजन है कि हम 11 जनवरी से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं या 11 जनवरी के बाद लेते हैं, क्योंकि अदालत ने कुछ ऐसी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक गारंटी समझ लें, अश्योरेंस समझ लें, वो सिंपल ये थी कि आप असेंबलीज डिसॉल्व नहीं करेंगे। मगर सिप्तेन साहब, अदालत ने ये नहीं कहा कि गैर आईनी इकदाम था, गवर्नर का भी तो आर्जी तौर पर मुअत्तल किया है, 11 जनवरी तक का टाइम दिया है। तो उस दौरान अगर आप नहीं लेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे परवेज इलाही साहब, तो मुमकिन तौर पर अदालत का हुक्म आ सकता है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि नून लीग कह रही है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो हर हाल में लेना ही पड़ेगा। देखें, अगर गवर्नर साहब का बिल्कुल स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर हाई कोर्ट का ये डिसीजन क्यों आया? अगर देखें, अगर वो रूल्स और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को भी देख रहे थे और रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ जो प्रोविंशियल असेंबली है 1997 उसको भी देख रहे थे, तो फिर इट शुडंट हैड कम लाइक दिस। मतलब फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकता था अदालत का कि जी गवर्नर का गैर आईनी इकदाम है, वजीर आला कंटिन्यू करें और उनसे कोई गारंटी ना ली जाती कि वो असेंबली तहलील करेंगे या नहीं करेंगे, वो उनका आईनी इख्तियार है, वो असेंबली तहलील कर देते। आज शाहजेब साहब, गवर्नर साहब का थोड़ा सा जो उनका डिसीजन है उसमें मैंने फाइटी नजर आती है। वो इस तरह कि जो गवर्नर साहब ने एलिगेशंस लगाए हैं, वो एक ये एलिगेशन था कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही का आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से PMLQ के जो MPs हैं वो चौधरी शुजात साहब के पास चले गए, वेयरएस चौधरी परवेज इलाही ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है और 10 के 10 MPs दे वर सिटिंग अलोंग विद चौधरी परवेज इलाही। नंबर 1। नंबर 2 ये था कि हमारे एक इखलाक कास्त्रो मेंबर हैं फ्रॉम फैसलाबाद, भाई उनकी जो मिनिस्ट्री उनको दी गई, तो चेयरमैन PTI जो थे वो बहुत अपसेट थे विद चीफ मिनिस्टर साहब। तो भाई अगर चेयरमैन PTI जो अपसेट थे तो वो एज स्पीकर वो मुझे कहते, वो सीनियर मिनिस्टर हैं हमारे असलम इकबाल, उनको कहते, वो डायरेक्ट चौधरी परवेज इलाही को कहते कि आपने मेरे मेंबर को मिनिस्टर क्यों बनाया। और आखिरी बात कि हसनैन बहादुर द्रेशक मिनिस्टर फूड जो हैं, उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई विद चौधरी परवेज इलाही साहब
और वो नाराज हैं, तो इस वजह से यू लॉस्ट द मेजॉरिटी। वेयर एज PMLQ वाले भी उनके साथ हैं, ख्याल कास्त्रो वाला आर इशू, हसनैन बहादुर दरेशक वाला हमारा इशू। तो गवर्नर साहब का तो इसमें न कोई नफा था, न कोई तो जाहिर नुकसान था, है सिद्दीकी साहब फिर आपके हक में आ जाएगा फैसला, जब आप कह रहे हैं कि गवर्नर की जो है वो इंटेंशन ठीक नहीं थी, मगर अभी अदालत का फैसला आना है। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही है कि उससे पहले एतमाद का वोट हम करा देंगे, तो क्या हिकमत अमली है? आप ये 42वां गालिबन सेशन चल रहा है, इसी में करा देंगे? जी, मुझे मैलाफाइडी लग रहा है गवर्नर साहब का ये, बट अब उसको भी छोड़ देते हैं और आपकी बात पे आ जाते हैं। अभी हमारा 42nd चल रहा है और इंशाल्लाह इसी 42nd में ही हम चौधरी परवेज इलाही साहब से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाएंगे जी। अच्छा, फिर तो जो गवर्नर यही तो कह रहे थे कि करा दें, तो फिर करा देते, अदालत मामला चला गया। गवर्नर साहब कह रहे थे कि विद इन 18 आवर्स कराएं, ये कहां लिखा हुआ है? गवर्नर साहब को तो फ्रेश सेशन बुलाना चाहिए था और वो उल्टा हमें कह रहे हैं कि आप 18 घंटे में कराएं। वाई? मगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि 11 से पहले तादाद पूरी हो जाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के आज भी 164 अरकान आए थे, 10 काफिले के वाकई पूरे हैं, आपके 164 थे, यानी कि तकरीबन कोई 13 लोग या 12 लोग आपके कम हैं अभी भी। देखिए, कुछ तो तकरीबन 7-8 लोगों का तो मुझे पता है कि जिन्होंने अपनी गुजारिशात भेजी थी, अपनी रिटर्न एप्लीकेशंस भेजी थी कि हम इन प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ सकेंगे। उसके अलावा हमारे 1-2 दुबई गए हुए हैं, एक आधा अमेरिका गया हुआ है, इसीलिए तो 18 आवर्स की हमें प्रॉब्लम थी। और इसके अलावा इशू क्या था कि हम इतना सफिशिएंट टाइम चाह रहे थे कि जो लोग हमारे बाहर गए हुए हैं या जो मतलब आउट ऑफ कंट्री या कोई बीमार है, दुख तकलीफ है, वो लोग भी वापस आ जाएं। और वो सारे आ जाएंगे, अब उनसे राब्ता हो गया है, वो 11 से पहले आ जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट है और एतमाद का वोट हो जाएगा? और शाहजेब साहब अगली बात सुने कि इन्होंने उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी जमा करवाया था, चीफ मिनिस्टर के नाम भी, स्पीकर के नाम भी और डिप्टी स्पीकर के नाम भी। और आज सुबह अचानक ये इतने अच्छे हो गए कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर वाला नो कॉन्फिडेंस भी वापस ले लिया। वो तो कह रहे हैं कि क्योंकि वो इफेक्टिव ही नहीं रहा, डीनोटिफाई कर दिया गवर्नर ने, इसलिए हमने वापस ले लिया। नहीं तो उन्होंने क्या गवर्नर के डी नोटिफाई से पहले लिया या बाद में लिया? नुक्ता तो ये है ना सोचने वाला। तो गवर्नर ने तो रात को डी नोटिफाई किया ना, फिर आज सुबह वापस लिया, आप कह रहे हैं? नो, जब गवर्नर ने डी नोटिफाई परवेज इलाही साहब को कर दिया, तो जब अदालत में चले गए तो ये अदालत के डिसीजन के साथ कोई थोड़ी देर पहले इन्होंने जब अदालत का रुख देखा और अदालत के जो कमेंट्स आते हैं ऑनरेबल कोर्ट के, उसके बाद इन्होंने अपना नो कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर वाला वापस ले लिया, जो कि सिंपल नोटिस था। वैसा तो फिर अगर अदालत को 11 तक की अब इन्होंने गारंटी दी है कि नहीं डिसॉल्व करेंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये मामला और टले, कि ये 11 से पहले अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद भी 11 तक तो तहलील कर नहीं सकते हैं, दोबारा नो कॉन्फिडेंस आ जाए? अच्छा, अब जो इन्होंने मोशन वापस ले लिया है ना, सॉरी नोटिस, जो नोटिस वापस ले लिया है, तो अब उनका वो नो कॉन्फिडेंस वाला राइट जो था वो उनका महफूज तो हो गया ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए। अब देखें ना, इसमें शाहजेब अब इसको हम सिंपल करते हैं, सिंपल ये करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट हमारी है, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, केपी में हमारी गवर्नमेंट है। ये कुछ उस टाइप के हालात बनाना चाह रहे हैं कि शायद हम रिजाइन कर जाएं, जिस तरह नेशनल असेंबली से रिजाइन किया और उसके बाद फिर इन्होंने हमें लटकाए रखा। और देखिए आज 6 महीने हो गए, आज तक हम वी आर हैंगिंग इन बिटवीन। वहां तो स्पीकर ने लटकाए रखा ना, यहाँ तो स्पीकर आप हैं, आपने कबूल कर लेना इस्तीफे। मैं बिल्कुल इनको नहीं लटकाऊंगा, मैं तो इंशाल्लाह आधे घंटे में इनके कबूल करूंगा। अच्छा, मुझे इस्तीफे कबूल करने की जरूरत नहीं है ना, जब असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो मैं इस्तीफे क्यों कबूल करूं? मैं सिद्दीकी साहब इसलिए रूल्स के हिसाब से जानना चाह रहा हूं कि बाकी डिसॉल्व करना 11 जनवरी के बाद पॉसिबल होगा या उसमें भी 2-3 हफ्ते का वक्त मिल जाएगा इन्हें, अगर ये नो कॉन्फिडेंस वापस ले आते हैं, ये मामला आगे ही जा रहा है, ये फिर रमजान से आगे निकल जाएगा और शायद मुमकिन ना रहे कि डिसॉल्व करना अगले इलेक्शन से पहले पंजाब के इलेक्शन होना। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये डिले तो हो सकता है, मे बी हफ्ता 10 दिन 20 दिन डिले हो जाए, इस हद तक मेरा जो मुझे नजर आ रहा है, मेरा आपके साथ इत्तफाक है। बट अगर कोई ये समझे कि इससे हम पीछे हट जाएंगे या हम रेजोल्यूशन छोड़ देंगे या हम कहेंगे कि 18 अगस्त तक इसको बढ़ा लें और 18 अगस्त को इकट्ठा होगा,
तो आई थिंक दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारा बड़ा क्लियर व्यू पॉइंट है, हम ये असेंबलीज डिसॉल्व करना चाहते हैं, हम अवाम के पास जाना चाहते हैं, फ्रेश मैंडेट लेना चाहते हैं। इकोनॉमी बैठ गई, मुल्क के बुरे हालात हैं, चाइना टाइप हमारे दोस्त, चाइना टाइप। और जो मगर जब आप ये कहते हैं कि एक आध हफ्ता आगे हो जाएगा, तो खान साहब तो चाहते थे कि रमजान से पहले हो जाए, मार्च में ही हो जाए मामला, तो फिर ये मिड अप्रैल तक का इलेक्शन का मामला चला जाएगा। आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। खान साहब तो रमजान से पहले इलेक्शन चाह रहे थे, मार्च के महीने में। अगर ये 11 तक की तो अब अदालत को लिख के दे दिया, उसके बाद भी अगर 1-1.5 हफ्ता और खींचता है तो अप्रैल के आखिर तक इलेक्शन हो पाएंगे, अगर असेंबलियां तहलील करने में कामयाब हुए परवेज इलाही साहब। इसमें कोई शरन मसला तो नहीं है ना। माह रमजान में पाकिस्तान भी बना था 27 ऑफ रमजान को, जब फारूक लगारी मरहूम प्रेसिडेंट थे, सरदार फारूक लगारी, तो 27 माह रमजान को। मैं शरई मसले की नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हो नहीं पाएगा मुमकिन, क्योंकि अगर 11 तक की देरी हुई है और उसके बाद भी 1-1.5 हफ्ता लग गया, तो रमजान के बाद ही की तारीख हो पाएगी, अप्रैल के आखिर की, अगर असेंबली आप तहलील करने में कामयाब भी हो गए 90 दिन जो चाहिए होंगे। माह रमजान से पहले तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, क्योंकि 23 दिसंबर को अगर ये हमें असेंबलीज डिसॉल्व करने देते और ये बीच में लीगल हिचेस ना लाते, तो फिर तो डेफिनेटली माह रमजान से पहले हो जाता। लेकिन अब बिकॉज ये इन्होंने ये हरकतें की हैं, तो अब ये हो सकता है कि माह रमजान में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर जनवरी में भी डिसॉल्व होती है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में या ईद से पहले हो जाए या इमीडिएटली आफ्टर ईद हो जाए, तो उसमें भी देखें जब इस टाइम। मतलब यानी कि इस बात का आप कह रहे हैं कोई इम्कान नहीं है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम हो जाएंगे परवेज इलाही साहब, जिसकी इस वक्त नून लीग को या पीडीएम को उम्मीद है कि जी नहीं ले पाएंगे, इनके पास 186 अरकान नहीं होंगे। देखें, अगर उन्होंने 1-2 हमारे एमपीएस को कुछ लेफ्ट राइट जमीर उनके जगाए हैं, तो इंशाल्लाह 3-4 उनके जो एमपीएस है उनके जमीर भी जागेंगे। अच्छा, मगर अगर आपके जाग गए तो मसला है ना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएंगे, तो उनके जमीर का तो बाद में मामला आएगा जब नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। हमारी वो नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उसकी वजह देखें, इस वक्त द मोस्ट पॉपुलर लीडर एंड द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी वो पीटीआई है, और इमरान खान का जो नैरेटिव है, आप देखें शाहजेब, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि 7 महीनों से लोग सड़कों पे हैं, छोटे छोटे बच्चों सड़कों पे हैं। बहुत शुक्रिया, सिप्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।